नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे बंध ऊर्जा एवं बंध सामर्थ्य। तो बंध ऊर्जा, सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा और इसकी बंध सामर्थ्य क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक सहसंयोजक बंध बनने में ऊर्जा का निकास होता है, क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर अणु बनाते हैं। किसी बंध बनने में जितनी अधिक ऊर्जा का निकास होगा, निकास यानी बाहर निकलना, बने हुए बंध की उतनी ही अधिक सामर्थ्य होगी, अर्थात वह बंध उतना ही अधिक मजबूत बनेगा। अर्थात बंध बनने में जितनी ऊर्जा निकलेगी तो वह बंध उतना ही अधिक सामर्थ्य या मजबूत होगा। तो एक सहसंयोजक बंध बनने में निकली हुई ऊर्जा, यह ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। और इतनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराने पर वह बंध टूटकर दो उदासीन मूलक बना लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सहसंयोजक बंध तोड़कर दो उदासीन मूलकों को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। तो बंध ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी यहाँ पे? ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है वह बंध ऊर्जा कहलाती है। और ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है वियोजन ऊर्जा। वियोजन से सीधा दिख रहा है जैसे टूटना। गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा, जैसे डिसोसिएशन से होता है डी, कहलाती है। तो गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए H2 दे रखा है अणु, इसको गैसीय अवस्था में तोड़ेंगे पहले तो जो HO मूलक बनेगा और एक H मूलक बनेगा। तो इसमें तोड़ने में जो ऊर्जा आवश्यक होगी उसको अपन बोलेंगे वियोजन ऊर्जा। तो यहाँ पे H2 को मूलकों में तोड़ने के लिए पहली स्टेप के अंदर अपने को 118 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर वही HO मूलक है उसको नेक्स्ट मूलक में तोड़ेंगे तो H मूलक प्लस O का यहाँ पे एक तत्व निकलेगा। तो इस तरह यहाँ पे H के दो मूलक बाहर आ गए और यहाँ पे लास्ट में जो ऊर्जा चाहिए होगी उसका मान है D बराबर 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह किसी भी अणु को मूलक में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या कहलाता है? मूलक कौन से? उदासीन मूलक, जिनके ऊपर न तो प्लस का चार्ज होता है न माइनस का। इस तरह के मूलकों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं। फिर दूसरा है बंध ऊर्जा। किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाता है। अर्थात किसी अणु के विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं का औसत उसकी बंध ऊर्जा कहलाती है E। तो यहाँ पे जैसे कोई अणु है तो उसके अलग अलग बंधों को तोड़ने के लिए अपने को अलग अलग वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सभी का औसत क्या कहलाएगा यहाँ पे? बंध ऊर्जा। जैसे कि अपन देखते हैं, उदाहरण के लिए जल में प्रथम HO बंध की वियोजन ऊर्जा 118 कैलोरी पर मोल है। फिर जबकि द्वितीय HO बंध की वियोजन ऊर्जा केवल 100 किलो कैलोरी पर मोल है। इन दोनों का औसत ऊर्जा 109 किलो कैलोरी पर मोल इसकी HO की बंध ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पे दो बंधों को तोड़ रहे हैं तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 109। पहले के बंध को तोड़ने के लिए 118 चाहिए, फिर दूसरे को तोड़ने के लिए 100। जब इसके अंदर दो का भाग देंगे तो 109 किलो कैलोरी पर मोल आई, जो कि H2 के लिए बंध ऊर्जा है। तो यहाँ पे यदि कोई डायटोमिक एटम है तो उसके लिए द्विपरमाणिक अणु के लिए वियोजन ऊर्जा बंध ऊर्जा का मान एक ही होता है, अर्थात D=E, क्योंकि इस अणु में केवल एक ही बंध होता है, अतः औसत ऊर्जा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः एक ही बंध को तोड़ेंगे तो वियोजन ऊर्जा और बंध ऊर्जा का मान बिल्कुल बराबर होगा। बहुपरमाणिक अणु के लिए पहले वियोजन ऊर्जा ज्ञात करते हैं, इसके लिए पहले इसकी दहन ऊष्मा ज्ञात करते हैं। यदि बहुपरमाणुक अणु है तो उनके लिए अपने को पहले प्रत्येक बंध के लिए वियोजन ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ेगी,
फिर उसकी दहन ऊष्मा ज्ञात करते हैं, फिर समीकरणों की सहायता से संभवन, हीट ऑफ फॉर्मेशन अथवा इसके विपरीत हीट ऑफ एटोमराइजेशन या विपरीत वियोजन ऊष्मा ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में अपन उसकी ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। बंद ऊर्जा कई कारकों पर निर्भर करती है वैसे तो, जैसे त्रिविम प्रभाव, जितना ज़्यादा त्रिविम प्रभाव होगा बंद ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, कोणीय तनाव भी होगा आदि, इन सब कारकों के ऊपर बंद ऊर्जा निर्भर करती है। एक ही बंद की ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड के लिए बंद ऊर्जा का मान कम होगा, फिर वही डबल बॉन्ड के लिए ऊर्जा का मान बंद ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर बंद ऊर्जा का मान और ज़्यादा होगा। तो इस तरह बंद ऊर्जा अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से त्रिविम प्रभाव और कोणीय तनाव। उसके बाद में हम देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट जिसे म्यू से अपन प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी ध्रुवीय अणु के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, किसी द्विध्रुव अणु के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी व एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई डिबाई होती है। तो ध्रुव क्या हो गया? दोनों ध्रुव के बीच की दूरी और एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे d बराबर डिबाई है और इसका मान होता है 10⁻⁻18 सेंटीमीटर और 10⁻⁸ pm भी बोल सकते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू ई डी। ये यहाँ पे आवेश है, डी अंतरनाभिकीय दूरी है। तो इस सूत्र से अपन किसी भी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो कई बार तो जैसे उदाहरण के लिए अपन ले HF की अंतरनाभिकीय दूरी है 91.7 पिकोमीटर। तो H प्लस भी जो आवेश है उसका मान होगा 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। तो इस तरह इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा HF के लिए वो हो जाएगा HF म्यू इक्वल टू ई डी। म्यू का मान हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻10 × 91.7 इक्वल टू 4.0.16 × 10⁻⁻10 इक्वल टू 4.4 × 10⁻⁻8 पिकोमीटर। तो इस तरह HF के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो होगा म्यू इक्वल टू 4.4 डिबाई। तो इस तरह अपन किसी भी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित दोनों परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का जितना अधिक अंतर होगा, सहसंयोजक बंध में उतनी ही अधिक पोलरता आ जाएगी। अर्थात हम दो परमाणु की विद्युत ऋणता के अंतर तथा उनसे बने हुए सहसंयोजक बंध के आयनिक गुणों के मध्य कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पोलिंग ने बंध की पोलरता तथा उसके आयनिक गुण प्रदर्शन के द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग किया था सबसे पहले। तो कई बार हम पोलर शब्द का उपयोग आयनिक शब्द के लिए व नॉन पोलर शब्द का उपयोग सहसंयोजक बंध के लिए भी करते हैं। वस्तुतः आयनिक शब्द का उपयोग ऐसे यौगिकों के लिए किया जाता है जिसका क्रिस्टल आयनिक जालक के रूप में रहता हो। तो आयनिक शब्द का उपयोग किसके लिए किए रहेंगे? जिसका क्रिस्टल आयनिक जालक के रूप में रहता हो और द्रव अवस्था व विलयन में चालकता प्रदर्शित करता हो। तथा पोलर व नॉन पोलर दोनों शब्दों का उपयोग हम सहसंयोजक बंध की प्रकृति को बताने में करते हैं। एक नॉन पोलर सहसंयोजक बंध का उपयोग हम उस सहसंयोजक बंध के लिए करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का बराबर या लगभग साझा हो रहा हो। यह तब संभव होता है जब दोनों बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर 0.5 से कम हो। दूसरी ओर एक पोलर सहसंयोजक बंध वह होता है जिसमें दोनों बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में पर्याप्त अंतर हो। फलस्वरूप अणुओं में पर्याप्त आयनिक गुण आ जाते हैं। तो आयनिक गुण कब आएंगे? जब सहसंयोजक बंध में बंधित दोनों परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा अंतर हो। इस वजह से अणु में आयनिक गुण आ जाते हैं। और यदि बंधित परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर 0.5 से कम है तो वो
नॉन पोलर की गिनती के अंदर आएगा, जिसको अपन बोलते हैं नॉन पोलर सहसंयोजक बंध। तो इस तरह अपन द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा किसी भी पोलर या नॉन पोलर के लिए म्यू बराबर ED निकाल सकते हैं। धन्यवाद।